France is burning again. The fatal shooting of a teenager has thrown the country into chaos. Protesters are torching vehicles, town halls, including declaring a state of emergency. गाय घास खाकर भी दूध देती है, लेकिन सांप दूध पीकर भी सिर्फ जहर उगलता है। सेम टू सेम यही चीज इस समय फ्रांस के मुस्लिम्स और वहां के इनलीगल इमिग्रेंट्स फ्रांस के साथ कर रहे हैं। मुझे पता है कि शब्द थोड़े से कठोर हैं, लेकिन इन कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस को कैपिटल ऑफ लव माना जाता है, लेकिन ये प्यार का शहर इस समय पूरी तरह से जल रहा है, वो भी सिर्फ एक 17 साल के बच्चे की वजह से। हम सभी फ्रांस को एक डेवलप देश मानते हैं, लेकिन इस डेवलपमेंट के पीछे का जो काला सच है वो किसी को भी नहीं पता। फ्रांस में इस वक्त जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दुकानों को लूटा जा रहा है, पूरा फ्रांस जल रहा है और फ्रांस के मूल निवासियों को पीटा जा रहा है, इसकी शुरुआत आज नहीं बल्कि आज से 450 साल पहले ही हो चुकी थी। और यही सच मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि आप दोनों ही साइड के लोगों की बात जान सके और एक सही कंक्लूजन तक पहुंच सके। और फ्रांस में जो हिंसक प्रोटेस्ट चल रहे हैं उन प्रोटेस्ट को भी एक्सपोज करेंगे और ये भी बताएंगे कि ये एक 17 साल के बच्चे को इंसाफ दिलाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक मजहबी लड़ाई में कन्वर्ट हो चुकी है। देखिए, इस पूरे विवाद की शुरुआत एक 17 साल के अल्जीरियन मूल के मुस्लिम लड़के को, जिसका नाम नाहिल था, उसे ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गोली मारने से शुरू होती है। और ये कंट्रोवर्सी तब और भी बढ़ जाती है जब गोली लगने से उसकी मौत हो जाती है। जिस ऑफिसर ने गोली चलाई उसने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि नाहिल ने 2 ट्रैफिक पुलिस के चेक पोस्ट को जंप किया और उसकी ड्राइविंग की वजह से फुटपाथ पर चल रहे लोगों की जान खतरे में आ गई। यही रीजन है कि ऑफिसर ने नाहिल के सीने पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिस वालों को नाहिल से कोई भी खतरा नहीं था और ये पूरा इंसिडेंट काफी ज्यादा ब्रूटल और अनफॉर्चुनेट था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये पूरा इंसिडेंट 27 जून को हुआ था और उसी दिन से ही फ्रांस में दंगे शुरू हो गए। लोगों का ये कहना था कि फ्रांस की पुलिस लोगों के स्किन का कलर देखकर उन्हें टारगेट करती है और उनके साथ भेदभाव करती है। नाहिल को सिर्फ उसके स्किन की कलर की वजह से मारा गया। अगर उसकी जगह पर कोई सफेद स्किन वाला इंसान होता तो पुलिस शायद उसके ऊपर गोली नहीं चलाती। इस पूरे इंसिडेंट को नस्लवाद और फ्रेंच पुलिस की ब्रूटैलिटी के रूप में दिखाया गया और नाहिल के हत्या का कंपैरिजन अमेरिका के जॉर्ज फ्लॉयड से किया गया और तभी से पूरा फ्रांस जल रहा है। जितने भी लोग नाहिल के नाम पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फ्रांस को जला रहे हैं, दुकानों को लूट रहे हैं और वायलेंस कर रहे हैं, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ लोग मुस्लिम्स हैं और फ्रांस में एज इमिग्रेंट रहते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये लोग फ्रांस में आखिर आए कैसे? देखिए, जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने भारत को कॉलोनाइज किया और भारत पर राज किया और 190 सालों तक लूटा, सेम टू सेम यही चीज फ्रांस ने अफ्रीका के कई देशों के साथ किया और आज भी कर रहा है। यूरोप के सभी देशों ने लगभग 450 सालों तक अफ्रीका को लूटा, उनके नेचुरल रिसोर्सेस और उनके चीप लेबर का इस्तेमाल किया अपने देश को डेवलप करने के लिए। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस ने अफ्रीका से लगभग 4.5 लाख अफ्रीकी मूल के सैनिकों का इस्तेमाल किया था ताकि वो वर्ल्ड वॉर जीत सके। वर्ल्ड वॉर के शुरू होने से पहले फ्रांस में डेवलपमेंट का काम चल रहा था और इस डेवलपमेंट के काम के लिए चीप लेबर की जरूरत थी और ये चीप लेबर फ्रांस में आया कहां से? अफ्रीका से, एज इमिग्रेंट। और वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद फ्रांस में जो तबाही मची थी, उस तबाही को पीछे छोड़ने के लिए, फ्रांस को फिर से रीबिल्ड करने के लिए और दोबारा डेवलप करने के लिए इन्हीं अफ्रीकी मुल्क के लोगों का सहारा लिया गया और इन्हीं के नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया गया। और ये सब कुछ फ्रांस के लिए करना काफी ज्यादा इजी था, क्योंकि फ्रांस वर्ल्ड वॉर जीतने वाले देशों की टीम में था, यानी कि एलाइज पावर में। और वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जितने भी नियम लागू हो रहे थे वो सभी हारने वाले देशों के ऊपर लागू हो रहे थे, जीतने वाले देशों के लिए कोई भी नियम नहीं। इसीलिए फ्रांस ने अफ्रीकी और अरब मुल्क के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, खासतौर से उनके लिए जिनके देशों पर या तो फ्रांस ने कब्जा किया था या कॉलोनाइज किया था। जिन इमिग्रेंट्स के लिए फ्रांस ने अपने दरवाजे खोल दिए थे, उन इमिग्रेंट्स को फ्रांस ने अपने जितने अधिकार नहीं दिए, उन्हें एक नौकर की तरह और एक स्लेव की तरह ट्रीट किया गया, जिसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। आज फ्रांस में टोटल 7 मिलियन इमिग्रेंट्स हैं, जो फ्रांस की कुल आबादी का 10% है, यानी कि फ्रांस में हर 10 में से एक इंसान इमिग्रेंट है। साल 1975 में फ्रांस की कुल आबादी में से सिर्फ 6% लोग ही विदेशी मूल के थे, यानी कि इमिग्रेंट थे। लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये नंबर काफी तेजी से बढ़ा है और इसका सिंपल सा रीजन है
फ्रांस की बूढ़ी होती आबादी। इस समय फ्रांस की कुल आबादी में 26% लोगों की उम्र 60 साल से ज्यादा है, यानी कि फ्रांस की 1/4 आबादी बूढ़ी हो चुकी है जो अब काम नहीं कर सकती, और ये सभी बुजुर्ग लोग सोसाइटी के ऊपर और देश के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। जिस देश में बुजुर्ग लोगों की संख्या ज्यादा हो जाती है उस देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है, क्योंकि वहां पर काम करने वाले लोगों की संख्या कम है। यही रीजन है कि फ्रांस इमिग्रेंट्स को अपने देश में बुलाता है ताकि वो फ्रांस के लिए काम कर सके और फ्रांस की इकोनॉमिक एक्टिविटी इसी तरह से चलती रहे। लेकिन ये इमिग्रेंट्स काम तो फ्रांस के लिए करते हैं, लेकिन इन्हें उस लेवल के अधिकार नहीं मिल पाते जिस लेवल के अधिकार एक फ्रेंचमैन और एक गोरी चमड़ी वाले इंसान को मिलते हैं, और इसका रूट कॉज फ्रांस की सोसाइटी में और वहां के लोगों की मेंटालिटी में है। इस दुनिया में दो तरह के देश होते हैं, एक वो जो अलग अलग कल्चर और डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें प्रमोट भी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडिया और यूएस। इंडिया जैसी डाइवर्सिटी आपको दुनिया के किसी और देश में देखने को नहीं मिलेगी। भारत में आप अपनी लाइफ कैसे भी जी सकते हैं और अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, आपको कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन एक दूसरे तरह का भी देश होता है जहां पर मेजोरिटी में रहने वाले लोगों की सोच और उनके कल्चर को माइनॉरिटी में रहने वाले लोगों के ऊपर थोपा जाता है। एग्जाम्पल के लिए फ्रांस की सोसाइटी कुछ ऐसी है कि अगर आपको वहां पर रहना है तो आपको एक फ्रेंचमैन बनकर रहना पड़ेगा, तभी वहां की सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करेगी, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके साथ भेदभाव होगा और आपको एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जिस नाहिल नाम के लड़के को गोली मारी गई वो फ्रांस में ही पैदा हुआ था, फ्रांस में ही अपनी माँ के साथ रहता था, स्कूल जाता था, पढ़ाई करता था, अपनी कॉलेज की टीम के लिए रग्बी खेलता था और अपना गुजारा चलाने के लिए पिज्जा डिलीवरी करता था। लेकिन उसकी मौत के बाद फ्रेंच मीडिया उसे एक अल्जीरियन मूल का मुस्लिम लड़का बताती है, बल्कि असलियत यह है कि वो पिछले 17 सालों से फ्रांस में ही रहता था और फ्रांस में ही पैदा हुआ था। आप इस हिपोक्रेसी से फ्रांस की सोसाइटी और वहां के लोगों की मेंटालिटी को समझ सकते हैं और ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रांस की सोसाइटी में लोगों की स्किन का कलर देखकर उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता होगा। देखिए, फ्रांस में चल रहे प्रोटेस्ट को ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये नाहिल को इंसाफ दिलाने के लिए और नाहिल की हत्या के विरोध में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन इस वायलेंट प्रोटेस्ट की सच्चाई कुछ और ही है। फ्रांस में टोटल 7 मिलियन इमिग्रेंट्स रहते हैं जिन्हें खुद फ्रांस ने अपने देश में बुलाया है ताकि वो फ्रांस में आकर काम कर सके और फ्रांस की इकोनॉमिक एक्टिविटी इसी तरह से चलती रहे, यानी कि खुद फ्रांस को इन इमिग्रेंट्स की जरूरत है। लेकिन इन 7 मिलियन इमिग्रेंट्स में से 3 से 4 लाख इनलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो बिना फ्रेंच गवर्नमेंट की जानकारी के इनलीगल तरीके से फ्रांस में घुस गए और अब वहीं पर ही रहते हैं और वहीं पर ही काम करते हैं। और इसी साल फ्रेंच सरकार ने न्यू इमिग्रेशन लॉ को पास किया है जो फ्रेंच गवर्नमेंट को यह अथॉरिटी देता है कि उन्हें किस इनलीगल इमिग्रेंट को अपने देश में रखना है और किस इनलीगल इमिग्रेंट को देश से डिपोर्ट करना है, यानी कि बाहर निकालना है। इस नए इमिग्रेशन लॉ के पास होने से पहले इनलीगल इमिग्रेंट्स को टोटल 12 चांसेस मिलते थे अपील करने के लिए, लेकिन अब इसे घटाकर सिर्फ 4 चांसेस कर दिए गए हैं, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए इनलीगल इमिग्रेंट्स को अपने देश से बाहर निकालने का जो प्रोसेस था वो पहले से आसान हो गया है। और इस न्यू इमिग्रेशन लॉ के आने के बाद इमिग्रेंट्स को फ्रेंच वैल्यू और फ्रेंच सोसाइटी में रहना सिखाया जाएगा, यानी कि आसान भाषा में उनके ऊपर फ्रेंच कल्चर को थोपा जाएगा, उन्हें एक टिपिकल फ्रेंच मैन बनाया जाएगा। यही रीजन है कि फ्रांस की 10% इमिग्रेंट आबादी जिनमें से 9% मुस्लिम्स हैं वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर इस्लाम की बजाय फ्रेंच कल्चर को थोपा जा रहा है। और ये लोग नाहिल के नाम का फायदा उठाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फ्रांस को जला रहे हैं। नाहिल की दादी का भी यही कहना है कि नाहिल के नाम पर फ्रांस को जलाया जा रहा है। देखिए, दुनिया का कोई भी लोकतांत्रिक देश आपको अपनी बात रखने का और पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है, लेकिन कोई भी लोकतांत्रिक देश आपको राइट्स करने का और वायलेंस करने का अधिकार नहीं देता। और फ्रांस में चल रहे प्रोटेस्ट नाहिल को इंसाफ दिलाने की बजाय मजहब की लड़ाई तक पहुंच चुकी है। आप मुझे ये बताओ कि कौन से प्रोटेस्ट में लाइब्रेरी में आग लगाई जाती है, कौन से प्रोटेस्ट में रॉकेट लॉन्चर से इंसानों पे हमला किया जाता है, कौन से प्रोटेस्ट में स्कूलों के ब्लैक बोर्ड पर अल्लाह इज ओनली वन गॉड लिखा जाता है। जिस देश ने आपको रहने के लिए जगह दी, काम दिया, पेट भरने के लिए खाना दिया, आप उसी देश को इतनी बुरी तरह से जलाओगे किसी ने सोचा भी नहीं था। जिस तरह से फ्रांस में प्रोटेस्ट हुए हैं और पूरे फ्रांस को जलाया गया है, इससे फ्रांस पर ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो फिर से
102 साल में खड़ा हो जाएगा। लेकिन जिस विशेष कम्युनिटी ने फ्रांस को जलाया है और उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी है, इसका इम्पैक्ट उन्हें और उनकी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। इन तस्वीरों को देखने के बाद दुनिया की कोई भी सरकार इन लोगों को अपने देश में लेने से पहले 1000 बार जरूर सोचेगी, और अगर नहीं सोचेगी तो इसी तरह से भुगतना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया में मुस्लिम कम्युनिटी का नाम क्यों बर्बाद है? इस तरह के पीसफुल प्रोटेस्ट की वजह से। अब अगर मुस्लिम्स अपने लिए किसी सही चीज के लिए भी प्रोटेस्ट करेंगे ना, तो पूरी दुनिया उसे नेगेटिव नजरिए से ही देखेगी, क्योंकि आप जो चीज बोओगे वही तो काटोगे। इमेजिन करो अगर ये प्रोटेस्ट पीसफुल हुए होते तो पूरी दुनिया का मीडिया इसे कवर करता, दुनिया भर के खिलाड़ी इसे सपोर्ट करते, अपने हाथों पर काले रंग के बैंड पहनते, और इसकी वजह से फ्रेंच पुलिस के ऊपर और फ्रेंच गवर्नमेंट के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता और फ्रांस में नस्लवाद की भावना खत्म होती। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी कम्युनिटी पहले से ही इतनी ज्यादा परेशान थी और अब इस इंसिडेंट के बाद और ज्यादा परेशान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास हर सवाल के जवाब में सिर्फ बम है। आपके बम खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपसे पूछे जाने वाले सवाल कभी खत्म नहीं होंगे।